जी जनाब, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ काम करने हैं हमने। टास्क आप लोगों के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। टास्क हम ओपन कर लेते हैं और वर्ड को हम लोग यहाँ से क्लोज़ करते हैं। जो फाइल थी हमारी डेटा फाइल्स के अंदर हमारे पास मॉडल प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक्सेल का प्रोजेक्ट नंबर 1 हम ओपन करने लगे हैं। ओके जी, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये फाइल नेट से डाउनलोड हुई है तो फर्स्ट टाइम जो है ये हमें इसके ऊपर एनेबल एडिटिंग करनी होगी। दो चार्ट्स हैं, एक सेल डाटा है और एक चार्ट्स है। एक्सेल के ऊपर कुछ काम होंगे जो हमने करने हैं। शुरू करते हैं। ऑन द सेल्स डाटा वर्कशीट, सेल्स डाटा की वर्कशीट कौन सी है? ये वाली। इसके ऊपर ये आपके पास रिलायबल कंप्यूटर स्टोर का डाटा मौजूद है। इसके बारे में क्या कहते हैं जी? इंसर्ट ए मिक्स्ड रेफरेंस इन सेल H4। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होते हैं? आपको पता है कि एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस के दरमियान में होता है मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें से कोई रो या कॉलम में से कोई एक चीज़ जो है वो फिक्स की होती है आपने। सो डैट द फार्मूला विल करेक्टली कैलकुलेट द कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज़। तो आपने हर एम्प्लॉय का कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन है 6%, सेल्स परसेंट Q1, 2, 3, 4, ये टोटल सेल्स हैं तो यहाँ पे कमीशन लगाना है। यानी कि कमीशन कैसे होगा? इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 6% कमीशन। अब अगर आप देखें तो आपने एक बंदे का कमीशन कैलकुलेट किया है, लेकिन नेक्स्ट आप ये चाहते हैं कि आप इस काम को नीचे कॉपी करें। जब आप इसे नीचे कॉपी करते हैं तो ब्लू वाला सेल जो है वो तो ठीक से कॉपी हो रहा है, लेकिन ये रेड वाला नीचे जा रहा है। रेड वाले को हमें नीचे नहीं जाने देना, यानी कि 2 से 3 नहीं होने देना। तो इसका मतलब है कि हमें ओरिजिनल फार्मूले में 2 के साथ जो है वो डॉलर का साइन लगाना होगा। तो इस तरह से आप इसका मिक्स रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग अब इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप देखें वो वहीं पर रुका रहा और ये वाली जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये नीचे आ गया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मिक्स रेफरेंस। हम पहले वाले सेल को कॉपी करेंगे और नीचे सारों तक पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने करना था जी, मिक्स रेफरेंस लगाना था। मिक्स रेफरेंस में हमने थोड़ा फिक्स करना है, थोड़ा रिलेटिव रहने देना है, ताकि एक बंदे का कमीशन कैलकुलेट करें और फिर वही फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करें तो सारे लोगों का फार्मूला कॉपी पेस्ट होके उनकी कैलकुलेशन हो जाए। तो ये काम हमने करना था इन सेल H4। सो द फार्मूला विल करेक्टली कैलकुलेट द कमीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज़। तो हमारा H4 के अंदर हमने फार्मूला लगाया और उसके बाद हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दी। नेक्स्ट है जी सेल ज्वाइन सेल्स A1 to I1 of the sales data worksheet। do not change the alignment of the content। ज्वाइन से मुराद ये है A1 से I1। A1 की तरह जी, A1 से लेकर I1 तक का जो डाटा है इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से क्या मुराद है? मर्ज करना है। ये A1 से लेकर I1 वाली रेंज की बात कर रहा है, इसको हमने मर्ज करना है। तो अब इसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद उसने कहा था इसकी अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी। अब इसके बाद ये जो कंप्यूटर का लोगो है जो इन्होंने लगाया हुआ है ये ख़राब हो गया। ये देख लेंगे एंड तक, अगर इसके बारे में इसने कुछ ना कहा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कुछ करने के लिए कहता है कि नहीं कहता। बहरहाल हमने क्या किया है, सिर्फ उसको मर्ज कर दिया A1 से लेकर I1 तक को। A1 से लेकर I1 तक के सेल्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से मुराद ये कि इनको मर्ज कर दिए। पॉइंट 3, कन्फिगर द सेल्स डाटा वर्कशीट सो रो 1 through 3 रिमेन्स विजिबल एज यू स्क्रॉल वर्टिकली। ठीक है जी। तो रो 1, रो 2, रो 3 ये आप जो है ना इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं। जब भी आप वर्टिकली स्क्रॉल करें तो आपको वो तीनों रोज़ नज़र आएँ। तो आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे, यहाँ से आपके पास फ्रीज़ पेन की ऑप्शन होती है। तो फ्रीज़ पेन के अंदर होता है फ्रीज़ पेन, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट रो। तो आप यहाँ से ये करेंगे कि जहाँ पे आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, जिस सेल से ऊपर वाली रोज़ और जिस सेल से लेफ़्ट वाले कॉलम्स, तो आप उस सेल पे चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम A4 सेल में आएंगे। सेल कौन सा, मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये वाला सेल है जिसमें 1045 लिखा हुआ है। इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से व्यू में जाके फ्रीज़ पेन में से जाके फ्रीज़ पेन कर दूँगा। तो अब ये देखें कि ये ऊपर वाली 3 रोज़ जो हैं ये फ्रीज़ हो गई हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा ये तीनों रोज़ मेरे साथ ही होंगी। तो इसको उसने कहा था कि कन्फिगर द सेल्स डाटा वर्कशीट सो रो 1 to 3 रिमेन्स विजिबल एज यू स्क्रॉल वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब है ऊपर से नीचे स्क्रॉल करें। अगर वो कहता है स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली तो लेफ़्ट टू राइट, तो हमें लेफ़्ट वाले कॉलम जो है वो फ्रीज़ करने पड़ते हैं।
What is next? On chart worksheet, adjust the chart so that bars for Yunus and Altamas are not displayed. जी जनाब, चार्ट में चलते हैं और यहाँ पे यूनस और अल्तमस को हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले ना हो। तो ये आपको पता है, ये ऑप्शन फ़िल्टर में होती है। फ़िल्टर के अंदर से हम जाके यहाँ से यूनस को और अल्तमस को यहाँ से अनटिक कर देंगे। ठीक है जी, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनस और अल्तमस यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके जी। ऑन द सेल्स डाटा वर्कशीट, हाईलाइट द वैल्यू दैट आर बिलो एवरेज इन द रेंज C4 to F11। तो C4 to F11 जो है वो, उसके अंदर हमारे पास जो रेंज है ये C4 है और ये F11 है, यहाँ तक C4 से F11। गो टू द कंडीशन फॉर्मेटिंग और यहाँ पे हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स होते हैं। टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो ये बिलो एवरेज को हमने सेलेक्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली इस पूरी रेंज की एवरेज सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उसको हाईलाइट कर देगा। अब कोई भी वैल्यू चेंज होने से इसकी एवरेज चेंज होगी, फिर एवरेज के चेंज होने से कोई भी जो वैल्यूज़ बिलो एवरेज हैं वो बिलो एवरेज में चली जाएंगी। ठीक है जी। सो ये काम भी बहुत इजी था। हम लोगों ने क्या करना था, हमने सेल्स डाटा वर्कशीट के अंदर हाईलाइट करनी थी वैल्यूज़ डाटा आर बिलो एवरेज इन द रेंज C4 to F11। टास्क नंबर 6 है, एट द चार्ट टाइटल क्वार्टरली सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड पोजीशन द लीजेंड्स बिलो द टाइटल। ओके, तो हम ये तो कॉपी कर लेते हैं। मेरे पास तो कॉपी करने की ऑप्शन है, उम्मीद है आपके पास भी एग्ज़ाम में जो है वो ऑप्शन होगी। यहाँ पे चार्ट टाइटल नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, चार्ट के एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। यहाँ से आप एक्सेस लेबल लेजेंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ये चार्ट टाइटल आ गया। चार्ट टाइटल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अबव चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट टाइटल यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको डिलीट करें जो था और चार्ट टाइटल कंट्रोल भी जो आपने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो हमारे पास जो है वो क्वार्टरली सेल्स पर्सन के नाम से चार्ट टाइटल आ गया। अगला काम क्या था जी, एंड पोजीशन द लीजेंड बिलो द टाइटल। ये हमारा ये लीजेंड है जी, ये वाले, इनको लीजेंड्स कहते हैं। ये आपने टाइटल के नीचे ले जाने, आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएं तो ये बताएगा कि ये लीजेंड्स हैं। तो इसको आप ड्रैग करके, ठीक है जी, वो टाइटल के नीचे जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, आप अपने टाइटल के नीचे ले जाएं इसको। ठीक है जी, तो ये भी इस तरह से हो सकता है लीजेंड्स की पोजीशन के अंदर भी कहीं पे होकर इसको बिलो चार्ट शो करना है या अबव चार्ट शो करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ मैं और डाटा लीजेंड्स है, लीजेंड्स की जो है वो राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, ये डिफरेंट टाइप की इसकी ऑप्शंस हैं। जब हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टाइटल से नीचे आ जाता है। तो पहले हमने देसी तरीका लगाया, जब हमने इसकी ऑप्शन चेक की तो उसके अंदर जो है वो टॉप की जो ऑप्शन थी वो नज़र आ रही थी कि चार्ट के ऊपर जो है वो हमें नज़र आएगा, जबकि क्वार्टरली सेल्स बाय पर्सन के नीचे ही हमारे पास लीजेंड्स नज़र आना शुरू हो गए। तो ये वाला काम भी हमने कर लिया है। ऑन द सेल्स डाटा वर्कशीट, इंसर्ट ए कॉलम स्पार्क लाइन in the trend column to show sales pattern from Q1 through Q4 and highlight the highest value in each spark line। हमने कौन सा कॉलम स्पार्क लाइन लगाने हैं जी, तो स्पार्क लाइन लगा देते हैं। सेल्स डाटा चार्ट के अंदर जाते हैं जी, यहाँ से ये ट्रेंड का कॉलम है, इसको पहले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम कॉलम स्पार्क लाइन लगाएंगे। वो हमसे पूछेगा डेट रेंज क्या है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके क्वार्टर की डेट रेंज यहाँ पर डाल दूंगा और इसको ओके कर देंगे, तो एक कॉलम की स्पार्क लाइन आ गई। दूसरा काम उसने क्या करने के लिए कहा था, उसने कहा था हाईलाइट द हाईएस्ट वैल्यू इन ईच स्पार्क लाइन। तो हम लोग स्पार्क लाइन कलर की तरफ चलते हैं, मार्कर कलर्स। तो हाई पॉइंट जो है वो हम उसको रेड कर देते हैं। तो उसने यही कहा था, क्या कहा था जी, हाईलाइट द हाईएस्ट वैल्यू इन ईच स्पार्क लाइन। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने स्पार्क लाइन के अंदर हाईएस्ट वैल्यू जो थी उसको, हाई पॉइंट को जो है वो यहाँ से टिक किया हुआ था, यहाँ से टिक करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद मार्क कलर, और यहाँ से हम हाई पॉइंट जो है उसको कोई और कलर दे देंगे। ठीक है जी, अभी मैं इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ सारे सेल्स में, तो हर सेल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है जी। पॉइंट 8, इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिटवीन कमीशन एंड ट्रेंड्स, देन ज्वाइंस एम्प्लॉई ID एंड सेल्स पर्सन विद एन अंडरस्कोर स्किपिंग एनी ब्लैंक पार्ट्स। ओके, तो ये एक टेक्स्ट का काम है जी, किधर करना है, हमने करना है कमीशन एंड ट्रेंड्स के दरमियान में यहाँ पे। तो एक नया कॉलम इंसर्ट कर लें, Ctrl+Shift+ इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, अदरवाइज Ctrl+Z करके मैं वापस करता हूँ, इसके ऊपर ले जाके राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो आपने इंसर्ट कर दिया एंड जॉइंस एम्प्लॉई आईडी एंड सेल्स पर्सन विद एन अंडरस्कोर। एम्प्लॉई आईडी किधर है जी, ये रहा एम्प्लॉई आईडी, और सेल्स पर्सन है विद एन अंडरस्कोर। ठीक है जी, अब इनमें शुरू में और एंड पे ना आपको स्पेसेस लगी हुई नज़र आएंगी, आपने इन दोनों को मर्ज करना है और मर्ज करने से पहले इस सेल को ट्रिम कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इक्वल टू, और पहले एम्प्लॉई आईडी, फिर उसके बाद एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अंडरस्कोर लिखेंगे, अंडरस्कोर शिफ्ट और ज़ीरो के साथ वाला जो बटन है उसके साथ आता है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, एंड लगाएंगे। उसके बाद मैंने ये वाले सेल का रेफरेंस दे देना है। ठीक है जी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे हर जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे दैट्स इट, हमारे लिए ये काम हो गया है। ज़ुबैर, उमैर, हमाद, यूनुस, माजिद, अल्तमस, रेहान और बासित। ठीक है जी, ये लोग हमारे पास मर्ज होकर आ गए हैं। इसमें उसने कहा था विद एन अंडरस्कोर स्किपिंग एनी ब्लैंक पार्ट्स। अगर स्किपिंग एनी ब्लैंक पार्ट्स का मतलब है वो कह रहा है, तो फिर हम सिंपल ये करेंगे कि इस पूरे सेल के शुरू में ट्रिम लगा देंगे, ट्रिम लगा देंगे। ट्रिम से क्या होगा, इस पूरे फार्मूले के शुरू में ट्रिम लगा देंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी तो वो ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो नज़र नहीं आ रही कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस, लेकिन हम अगर उनको ट्रिम करना चाहें तो हम शुरू में इसके ट्रिम का फंक्शन लगा देंगे और ये पूरा फंक्शन जो हमारा मर्जर वाला है वो इसके अंदर आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई आईडी एंड सेल्स पर्सन। तो हम लोग क्या करेंगे, EMP अंडरस्कोर ID, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर, फिर सेल्स पर्सन। हेडर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ था हमें कि भाई हेडर का क्या करना है, तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर हेडर बन रहा है तो आप साथ में उसका हेडर बना लें। एम्प्लॉई आईडी अंडरस्कोर सेल्स पर्सन के नाम से ये फार्मूला बन रहा था। थ्रू द यूज़ ऑफ फंक्शन फिल सेल C13 विद द हाइएस्ट कमीशन एंड सेल्स H18 विद द लोएस्ट सेल्स वैल्यू फ्रॉम द क्वार्टर सेल्स। तो जनाब हाईएस्ट कमीशन के लिए मैक्स का बटन इस्तेमाल होगा, और हम लोग मैक्स कमीशन यहाँ से निकाल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो मैक्स का फंक्शन लगेगा, रेंज लगेगी H4 से H11, क्योंकि उसने कहा था कि थ्रू द यूज़ ऑफ फंक्शन लगाना है आपने, फिल द सेल C13 विद द हाईएस्ट कमीशन एंड सेल H13 विद द लोएस्ट सेल्स वैल्यू फ्रॉम द क्वार्टर सेल्स। तो यहाँ पे हमने इन सारे क्वार्टर सेल्स में से लोएस्ट क्वार्टर सेल निकालनी है। तो इसके लिए फंक्शन होगा मिनिमम का, और रेंज होगी जनाब यहाँ से लेकर क्वार्टर 4 तक। ठीक है, टोटल का कॉलम आपने बीच में नहीं लेना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 7500 की आपकी जो सेल्स हैं ये मिनिमम सेल्स थी। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 10 के अंदर आखिरी, इंस्पेक्ट द वर्कबुक फॉर कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कॉपी द रिजल्ट टू ए न्यू वर्कशीट। उसके लिए हम लोग फाइल की टैब में जाएंगे, फाइल की टैब के अंदर से इन्फो, और यहाँ पे हमारे पास होता है जी चेक फॉर इश्यूज, इंस्पेक्ट वर्कबुक के साथ चेक फॉर इश्यूज, देन वी गो टू द चेक कंपैटिबिलिटी। तो हमारे पास ये आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपैटिबिलिटी चेकर, इफ द वर्कबुक इज सेव्ड इन द अर्लियर फाइल फॉर्मेट और ओपन इन अर्लियर वर्जन, ये मसला होगा। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शन, ये वो सारा कुछ मैं कहता हूँ जी आप कॉपी टू न्यू शीट कर दें। तो कॉपी टू न्यू शीट के अंदर जो है ये हमारे पास एक नई शीट के अंदर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज सारे के सारे आ गए हैं, जिनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस दैट्स इट, हमने ये काम कर लिया। इसके बाद फाइल को Ctrl+S करके सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल प्रोजेक्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी 2 शीट्स हैं, परचेज और सेल की। हम इन्हें ओपन करते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके जी, मॉडल प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, देन रिक्वायरमेंट्स ऑन द परचेज वर्कशीट फॉर्मेट द डेटा रेंज। डाटा की रेंज है A5 से लेकर I15 तक, उसको टेबल बनाना है विद हेडर्स। अप्लाई द टेबल स्टाइल एक्वा, टेबल स्टाइल मीडियम 13। मेक श्योर द हेडर रो डिस्प्ले द टेबल हेडर कलर। ओके, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, परचेज की शीट में, और वो कह रहा है कि जी A5 से I15 तक को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट एज ए टेबल करें। यहाँ पे वो कह रहा है जी अप्लाई द टेबल स्टाइल एक्वा, टेबल स्टाइल मीडियम 13। तो ये हमें एक्वा और मीडियम 13 ढूंढना होगा जी। इसमें ना कभी कभार ढूंढना मुश्किल होता है, तो एक चीज़ ये देखिएगा कि ये स्टाइल का नंबर आ रहा होता है, ये उसकी पोजीशन भी आ रही होती है। तो ये 13 का मतलब ये होगा कि 13वें नंबर पे ये आपको नज़र आएगा। तो आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आप फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएं,
तो दिस गोज़ टू यू एड नंबर, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 में से 1 13, ये रहा जी आपका एक्वा स्टाइल, एक्वा टेबल स्टाइल लाइट 13। ये स्टाइल नंबर 14 होगा। हर स्टाइल के साथ ना उसका रेफरेंस नंबर भी लिखा होगा, तो उससे आपके लिए कभी कभार ढूंढने में आसानी होगी। तो एक्वा टेबल स्टाइल 13 है। उसके बाद उसने कहा जी माई टेबल हैज़ हेडर, मैंने कहा जी बिल्कुल, तो मेरे टेबल जो है वो हेडर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था जी मेरा एक्वा का टेबल स्टाइल। नेक्स्ट था जी मेक श्योर द हेडर रो डिस्प्लेज द टेबल हेडर कॉलम, टेबल हेडर कलर। हेडर रो जो है वो टेबल हेडर के कलर में आनी चाहिए, ठीक है जी। तो वो कलर तो हमारा शो हो रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्वा टेबल स्टाइल लाइट 13 हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट है जी ऑन द सेल्स वर्कशीट क्रिएट ए नेम्ड रेंज फॉर आइटम नेम्स belonging to accessory category, name this category as range 01 category 01। तो वो रेंज को रीनेम कराने लगा जी। सेल शीट के अंदर जो हमारे पास कैटेगरी में आ रही है, कैटेगरी एसेसरी कैटेगरी, एसेसरी की कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें हैं, ऑन द सेल्स वर्कशीट क्रिएट ए नेम रेंज फॉर आइटम नेम्स बिलोंगिंग टू एसेसरी कैटेगरी, नेम दिस रेंज कैटेगरी 01। तो हमें एक कैटेगरी बनानी होगी यहाँ पे, जहाँ से हम लोग कैटेगरी जो है एसेसरीज़ की आइटम्स निकालेंगे। सही है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ से कैटेगरी की जो है वो आइटम नेम्स निकालने होंगे, आइटम नेम्स बिलोंगिंग टू एसेसरी, ठीक है जी। तो ये हम सिंपल यहाँ से एसेसरीज़ के अंदर नॉइस कैंसलेशन है, हम ये निकाल लेते हैं, इसको किसी खाली जगह पे रख लेते हैं जी। चलें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद एसेसरी के अंदर क्या आ रहा है जी, USB-C हब, इसको निकाल लिया। उसके बाद है जी मैकेनिकल कीबोर्ड, ये कॉपी कर लिया। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस और गेमिंग माउस जो है ये हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी पेस्ट किए। और यहाँ से अगर हम इसको सेलेक्ट करें और रीनेम कर दें इसको, तो ये हमारी रेंज जो है वो रीनेम हो जाएगी। तो देखिए उसने ये कहा ऑन द सेल्स वर्कशीट क्रिएट ए नेम्ड रेंज फॉर आइटम्स नेम्स बिलोंगिंग टू एसेसरी कैटेगरी। तो इसको कैटेगरी 1 का नाम देना है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से मैं इसको कैटेगरी 1 का नाम दे देता हूँ। या तो आप यहाँ से रेंज को जो है वो कॉपी पेस्ट करके नेम दे सकते हैं, और यहाँ से ही मैं इसको कैटेगरी अंडरस्कोर नेम एंटर कर देता हूँ। तो ये रीनेम हो जाएगा हमारे पास। जैसे ही मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा मेरे पास इसका कैटेगरी 1 का नाम नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द परचेज वर्कशीट परफॉर्म ए मल्टीपल कॉलम सॉर्ट। ओके, परचेज वर्कशीट में चलते हैं, मल्टीपल कॉलम सॉर्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली बाय द कैटेगरी, देन सॉर्ट बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, और हम लोग यहाँ से होम की टैब में जाएंगे, देन वी विल गो टू द सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल्स आ जाएंगे। ऐड लेवल कर लेते हैं। पहला लेवल के बारे में उसने कहा था जी मल्टीपल कॉलम सॉर्ट, फर्स्ट सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली बाय कैटेगरी। हम लोग सॉर्ट बाय कैटेगरी करेंगे और यहाँ पे सेल वैल्यू को अल्फ़ाबेटिकली A to Z सॉर्ट कर देंगे। दूसरा हमने क्या करना है जी, देन सॉर्ट क्वांटिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड ये होगा कि हम क्वांटिटी वाइज जाएंगे सेल वैल्यू के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ऊपर से नीचे आता हुआ, ज़्यादा से कम होता हुआ। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ओके करना होगा। तो हमारे पास जो है वो एसेसरी वाइज चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। जैसे ही एसेसरी वाइज सॉर्ट हुई हैं, फिर उसके अंदर जो है वो क्वांटिटी जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, 50 40 20 30। तो इस तरह से हमने इसको सॉर्ट करना था, वो हमने कर लिया है। पॉइंट 3, एक्शन नंबर 3 इज़ डन। On the action number 4, add a new column name stock level on the purchase worksheet। Okay, परचेज वर्कशीट में एक नया कॉलम स्टॉक लेवल के नाम से ऐड करना है। यूज अ फंक्शन दैट चेक द क्वांटिटी वैल्यू सो दैट इट डिस्प्लेज क्रिटिकल when the quantity is less than 20, low when the quantity is less than 30 and sufficient for all other values। तो जनाब ये हमने बनाना है क्वांटिटी वैल्यू की बेसिस के ऊपर स्टॉक लेवल का कॉलम, ठीक है जी। तो हम लोग स्टॉक लेवल का कॉलम इस क्वांटिटी के आगे ही बना लेते हैं, Ctrl+Shift+, और इसका नाम रखता हूँ मैं जी स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल के बाद मैंने इफ़ का फंक्शन लगाना है, और वो उसमें उसने कंडीशन क्या लगाई है, सो डैट इट डिस्प्लेस क्रिटिकल व्हेन क्वांटिटी इज़ लेस देन 20। फार्मूला लगाना होगा जी इफ़ का, इफ़ और रेफरेंस है क्वांटिटी का सेल, क्वांटिटी इज़ लेस देन 20,
तो हमें क्या करना होगा, 20 के केस में रूल यह है कि क्रिटिकल लिखना है। अगर लेस देन 20 होगा तो आपने क्रिटिकल लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रिटिकल, यानी कि अगर वैल्यू क्वांटिटी की 20 से कम है तो क्रिटिकल का वर्ड यहाँ पे आएगा। मूविंग फॉरवर्ड उसने कहा जी कि अगर 20 से कम नहीं है वैल्यू, इफ़ फॉल्स है तो क्या करते हैं, तो हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई एक और इफ़ लगाएं। इफ़ द लॉजिकल टेस्ट वही है कि क्वांटिटी का जो वैल्यू है, क्वांटिटी का जो सेल है डैट इज़ लेस देन 30 कॉमा, अगर 30 से कम हो तो हम कहेंगे लो है, और अगर लो भी नहीं है तो फिर हम सफिशेंट लिख देंगे। यानी कि इन ऑल अदर केसेस आपने क्वांटिटी के साथ सफिशेंट टाइप कर देना है। एंटर करते हैं, ठीक है जी। फार्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एक और ब्रैकेट लगाते हैं, तो हम इसे एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। यानी कि 50 था सफिशेंट, 40 सफिशेंट, 30 भी सफिशेंट, 25 22 लो, और 18 और 15 क्रिटिकल। तो यानी कि इस तरह से हमारा जो फार्मूला है ये लग गया है। इस फार्मूला को अगर आप गौर से देखें, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नोट पैड पर ले जाता हूँ, और नोट पैड पर ज़रा इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फार्मूला लगा कैसे और हुआ क्या। ठीक है जी, सबसे पहले आपने लॉजिकल कंडीशन लगाई, इसके बाद आपने कहा कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या करना होगा, क्रिटिकल, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो एक और लॉजिकल कंडीशन लग जाएगी। उस केस में अगर वैल्यू ट्रू होगी तो 30, और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारे पास सफिशेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये है एक नेस्टेड फंक्शन था जो आप लोगों के पास यहाँ पे नज़र आ रहा था। आगे चलते हैं जी। पॉइंट 5 ऑन सेल्स वर्कशीट, insert a function in cell A18 that returns the data in the category, quantity and unit price column sorted in ascending or descending order by unit price। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये सॉर्ट का फंक्शन लगाना है आपने एक सेल के अंदर, और ये स्पिल फंक्शंस हैं जो स्पिल कर जाते हैं। स्पिल फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2019 का जो एक्सेल है उसके अंदर अवेलेबल नहीं होते, एक्सेल 365 ऑनवर्ड्स में अवेलेबल होते हैं। स्पिल का फंक्शन, स्पिल के जितने फंक्शन है, फिल्टर है, सॉर्ट है, ये दो फंक्शन हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, वो हमने यहाँ पे देख लेने हैं। तो बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि भाई सेल A18 में जाएं, ये रहा हमारा A18, और इसमें उसने कहा है जी कि इंसर्ट ए फंक्शन इन सेल A18 दैट रिटर्न्स द डाटा इन द कैटेगरी, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस कॉलम। तो हमें जाना होगा जी सेल शीट के अंदर, यहाँ पे कैटेगरी बाय यूनिट प्राइस के नाम से उसने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, और A18 में हमने फंक्शन लगाना है। तो फंक्शन होगा जी सॉर्ट बाय का, ये हम फंक्शन लगाएंगे सॉर्ट बाय का फंक्शन। सॉर्ट बाय का जो फंक्शन है ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये क्योंकि स्पिल फंक्शंस है, और जो हमारे स्पिल फंक्शंस हैं वो एक्सेल 2019 के जो डेस्कटॉप वर्जन है उनमें अवेलेबल नहीं है, ये एक्सेल 365 में अवेलेबल है, या 2021 और उसके बाद ऑनवर्ड जो फंक्शन जो वर्जन आए हैं उनमें डेस्कटॉप वर्जन में, ऑफलाइन वर्जन में अवेलेबल है। तो दिस इज़ बेसिक लिमिटेशन। मैंने आपको कोर्स के अंदर भी बताया था कि ये 2-3 फंक्शंस हैं जो जिनको स्पिल फंक्शंस कहते हैं, ये एक्सेल 2019 के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये ऑनवर्ड जो वर्जन है उनमें अवेलेबल हैं। तो जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उसमें तो आपको अपडेटेड सारी फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते हुए हो सकता है कि आप घर में इसको कर रहे हो तो वो आपके पास ये फंक्शन ना चल रहा हो। तो सॉर्ट बाय करना होगा। सॉर्ट बाय किन चीज़ों को करना है, हम लोगों ने करना है कैटेगरी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को। तो हमारे पास कैटेगरी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस ये 3 कॉलम्स हैं। इन तीनों कॉलम्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, और उसके बाद कौन सी अरे के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है, तो ये वो अरे होगी जिसके हिसाब से हम इसे सॉर्ट करेंगे। हमने वो एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन उसने कहा जी सॉर्ट ऑर्डर बताएं, उसने कहा जी असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, उसने हमें कहा जी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1 है यहाँ, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, या हम -1 सिंपल टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा आ जाएगा। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ लोएस्ट वैल्यू इसके अंदर आती जाएगी। तो कैटेगरी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस के ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे लाने थे, हम ले आए हैं। पॉइंट 6 की तरफ चलते हैं। इंपोर्ट द स्टॉक डाटा डॉट txt लोकेटेड इन द एग्जाम फोल्डर एज अ टेबल ऑन ए न्यू वर्कशीट। एक नई वर्कशीट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डाटा इंपोर्ट करेंगे। इंसर्ट डाटा के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ से फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल आप इसको इंपोर्ट करेंगे। टेक्स्ट या CSV फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे,
ये आपसे कहेगा कि भाई फ़ाइल बताओ किधर है, मैं कहूँगा मेरे डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड के अंदर डाटा फाइल का फ़ोल्डर है, डाटा फाइल के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम फोल्डर है, उसके अंदर स्टॉक डाटा डॉट txt है। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंपोर्ट विज़ार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें कि डाटा इंपोर्ट करने के वाले से सारी बातें हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, आइटम, आइटम टाइप, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, वेयर हाउस और डेट, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिकली रेड प्रॉपरली, और उसने खुद ही सेंस कर लिया कि हमारा जो डाटा ये टैब डिलिमिटेड है। तो हम लोग इसको करते हैं जी लोड, तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे एज इस टेबल के अंदर यहाँ पे लोड हो जाएगा, एज ए टेबल यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास अब ये स्टॉक का डाटा मौजूद है। ये हमें उसने कहा था कि हमने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट ए फुटर विद टूडेज डेट ऑन द लेफ्ट एंड देन रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू। ठीक है जी, आज की डेट जो है वो हमने फुटर में डालनी है और नॉर्मल व्यू में आ जाना है। तो व्यू की अगर हम बात करें तो इस वक्त तो हम नॉर्मल व्यू में हैं, पेज ब्रेक व्यू में नहीं है, नॉर्मल व्यू में है। और दूसरा जो सवाल था इसको मैं ज़रा यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसने कहा जी कि फुटर के अंदर आपने आज की डेट डालनी है। तो मैं यहाँ से पेज लेआउट में जा सकता हूँ। पेज लेआउट से मेरे पास जो है वो प्रिंट टाइटल की सेटिंग्स आ जाती है, यहाँ पे हेडर फुटर आ जाते हैं। हमने फुटर के अंदर क्या करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि फुटर में जाना है, लेफ़्ट साइड पे डेट इंसर्ट करनी है। तो फुटर में जो कस्टम फुटर है इस पर क्लिक करें तो जो लेफ़्ट सेक्शन है इसमें हमने डेट इंसर्ट करनी है और डेट हमारे पास यहाँ से आती है, इंसर्ट डेट। ओके ओके, तो वो जो काम था हमने करना था वो हमने फुटर में तो वो डेट इंसर्ट कर दी है। जो शीट थी उसी शीट के ऊपर ही हम रहेंगे, उस शीट के ऊपर जो है वो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने वो वहाँ पे एक शीट में उसने करने के लिए कहा था, हमने कर दिया। ऑन द सेल्स वर्कशीट इंसर्ट ए कॉलम नेम्ड कोड आफ्टर द आइटम आईडी कॉलम। आइटम आईडी के कॉलम में जाएंगे, उसके बाद एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, वो हमने कर दिया, हो गया जी। ऑन द सेल्स वर्कशीट इंसर्ट ए कॉलम नेम कोड, उसका नाम रखना था कोड, वो हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया कोड। ओके, एंटर द फार्मूला डैट एक्सट्रैक्ट द राइट 3 राइट मोस्ट करेक्टर्स फ्रॉम द आइटम आईडी। आइटम आईडी से 3 राइट मोस्ट करेक्टर्स निकालने के लिए जो फंक्शन है डैट इज़ राइट। राइट के बाद हम टेक्स्ट बताएंगे और बताएंगे कि 3 करेक्टर्स निकालने हैं। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कोड। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हर एक का आइटम कोड निकल आएगा। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम। तो ये राइट का फंक्शन लगेगा जी इसके ऊपर, पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 9 ऑन द परचेज वर्कशीट, परचेज वर्कशीट में जाते हैं आगे। उसके बाद उसने कहा जी कि इन डेट कॉलम कन्वर्ट द डेट फॉर्मेट सिमिलर टू द आउटबाउंड ट्रांजैक्शन वर्कशीट, डे और 3 दफ़ा मंथ और 4 दफ़ा ईयर। तो इसके अंदर जो हमारे पास डेट का कॉलम है, ये वाला कॉलम है जी डेट का, यही वाला कॉलम है डेट। उसने कहा जी DDMMM। अच्छा, ये हमें पता है कि डबल डी का मतलब है कि दिन आएगा नंबर्स में, डबल एम का मतलब है कि मंथ में 3 कैरेक्टर्स होंगे, APR लिखा होगा, MAY मई लिखा होगा, अगस्त के केस में AUG लिखा होगा, तो इस तरह से। और ईयर के 4 वाई का मतलब है कि ये 2026 इस तरह से पूरा लिखा होगा। तो वी गो देयर और उसके बाद हम लोग होम की टैब में जाते हैं, यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट को क्लिक करते हैं, डेट के फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। तो हमें बेसिकली जो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए ऐसा कि जिसमें ये हो, लेकिन ये 14 मार्च 2012 लिखा हुआ है ना, 12 लिखा हुआ है, 12 नहीं, ये 2012 होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं वैसा। और अगर आपको नहीं लग रहा सही, जैसे ये वाला, वैसे हमारा फॉर्मेट आ गया 14 मार्च 2012, उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, 14-MAR, उसके बाद डैश, फिर YYY। ठीक है जी, तो ये भी अभी चेक कर लेते हैं हम कि हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो MAR, हाँ पहले 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं वर्ड के। ओके, हाइफन्स हैं उसके अंदर जी, बिल्कुल हाइफन्स भी हैं। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट चाहिए, तो इस फॉर्मेट में हमने इस डेट को कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं जी, लास्ट पॉइंट है ऑन द सेल्स वर्कशीट क्रिएट ए 3D क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर्ड बार चार्ट, सेल्स की शीट में जाएंगे, 3D क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है हमने। अप्लाई स्टाइल 6 दैट शोज द टोटल फॉर ईच आइटम नेम, इंसर्ट द चार्ट टाइटल आइटम वाइज टोटल, पोजीशन द न्यू चार्ट बिलो द टेबल। ओके, तो सेल्स की शीट में हमने जाना है, सेल्स की शीट में, और 3D क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है।
जो कि आइटम का नाम बताएगा और आइटम वाइज टोटल बताएगा। डैट शोज द टोटल फॉर ईच आइटम नेम। तो टोटल किधर है जी? ये रहा मेरे ख्याल से टोटल, और आइटम का नाम है ये। इन दोनों कॉलम्स को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करें। सेलेक्ट कैसे किया? एक कॉलम को सेलेक्ट किया ड्रैग करके, फिर मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और दूसरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स में आपके पास इस कैटेगरी के हिसाब से चार्ट्स आ रहे होंगे, और हमने कौन सा चार्ट बनाना है जी? क्लस्टर्ड चार्ट बनाना है, बार चार्ट। तो ये सबसे ऊपर ही आपको क्लस्टर्ड बार चार्ट नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ पे जाएं, बार चार्ट, और यहाँ पे ये 2D कॉलम है, ये 2D बार चार्ट है। तो आप क्लस्टर्ड बार चार्ट जो है वो यहाँ से ये क्लस्टर्ड बार चार्ट बना सकते हैं। बन गया जी क्लस्टर्ड बार चार्ट, ओके। और इसके बाद 3D वाला बनाना है। ये 2D वाला था मेरे ख्याल से हमारे पास, जो हमने चूज़ कर लिया था। तो हम दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से 3D वाला क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है, 3D क्लस्टर्ड बार चार्ट, ओके। तो ये 3D का क्लस्टर्ड बार चार्ट हो गया। उसने कहा था उसके नीचे आपने इंसर्ट करना है, ये मैंने इसके नीचे इंसर्ट कर दिया हुआ है। और व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करना था जी? डैट शोज़ द टोटल PKR फॉर ईच आइटम नेम। हर आइटम की टोटल PKR शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। चार्ट का टाइटल रखना है आपने आइटम वाइज टोटल, कोई बात नहीं। पोजीशन द न्यू चार्ट बिलो द टेबल, हमने टेबल के नीचे कर दिया है। और इसको हम लोग चार्ट के टाइटल को यहाँ से टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं आप, और अगर आपसे कॉपी पेस्ट हो जाए तो ये तो सबसे अच्छी बात है। तो आइटम वाइज टोटल इसका टाइटल बन गया। पोजीशन द न्यू चार्ट बिलो द टेबल, ये काम हमने करना था। सो दैट्स इट। इस तरह से हम लोगों ने एक्सेल की भी जो दोनों असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।